नमस्कार, स्वागत है आपका तेलंगाना की तकदीर में और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। तेलंगाना में इन दिनों हर पार्टी का चुनावी घमासान जारी है। किस उम्मीदवार को कहां से मिलेगी टिकट और किसका समीकरण बैठेगा किसके साथ, कौन सी पार्टी बदलेगी अपना चुनाव चिन्ह और किसको पड़ेंगे सबसे ज्यादा वोट, इसी गणित को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरें विस्तार से। लेकिन इस समय सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पोन्नाला रमैया ने भी झटका कांग्रेस का हाथ, लेकिन बीआरएस में शामिल होने की नहीं की है पुष्टि। गांगुला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 गारंटी लागू करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं। बेंगलुरु में 42 करोड़ रुपए की जब्ती से कांग्रेस पर तेलंगाना चुनाव में फंडिंग का लगा आरोप। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए तुम्माला नागेश्वर के लिए बीआरएस छोड़ना पड़ सकता है भारी, अभी भी है प्लेयर टिकट पर पार्टी के फैसले का इंतजार। वाईएस शर्मिला और कांग्रेस के बीच नहीं बनी बात। वाईआरएस-टीपी ने तेलंगाना में सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया ने राज्य कांग्रेस नेतृत्व पर पिछड़ा वर्ग को दबाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेजते हुए पोन्नाला ने आरोप लगाया कि 30 नवंबर को होने वाले आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के टिकटों के आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं। उनकी सत्तारूढ़ बीआरएस में शामिल होने की संभावना है, हालांकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि कई कांग्रेस नेताओं ने भी पोन्नाला लक्ष्मैया का अनुसरण करने का फैसला किया है। पार्टी में वरिष्ठ नेता होने के बावजूद पोन्नाला लक्ष्मैया को पार्टी द्वारा उचित मान्यता नहीं दी गई है और न ही उनको उनकी क्षमता के अनुरूप कोई भी पद दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे आरोप भी लगे हैं कि टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी पूर्व मंत्री की उम्मीदवारी पर जनगांव निर्वाचन क्षेत्र से जनगांव डीसीसी अध्यक्ष कोमुरी प्रताप रेड्डी का समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा जब सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क की पदयात्रा जनगांव पहुंची तो पोन्नाला और प्रताप रेड्डी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पर कई नेताओं ने पूर्व मंत्री के प्रति दुर्व्यवहार पर एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा था। लिखे पत्र में पोन्नाला ने आरोप लगाया था कि एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उन्हें पार्टी की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए नियुक्ति पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एआईसीसी महासचिव केसी विष्णुगोपाल से मिलने के लिए उन्हें दिल्ली में 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ा और फिर भी उन्हें 1 मिनट भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं 2015 में पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और तब से 9 साल तक इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता रहा हूं। मैंने पार्टी के इन घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए पिछले 2 वर्षों में बार-बार पीसीसी अध्यक्ष का ध्यान मांगा है। अफसोस की बात है कि ऐसे प्रयासों को स्वीकृति और सम्मान की कमी का सामना करना पड़ा है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत जो कभी कांग्रेस का आधार थे, अब पुराने प्रतीत होते हैं। बीसीसी के साथ, जिसमें हमारे समाज का 50% से अधिक हिस्सा शामिल है, उनके साथ अनादर और उपेक्षा का व्यवहार किया जाता रहा है। वरिष्ठ नेता ने 12 वर्षों तक मंत्री और अतीत में तेलंगाना के पीसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिक आपूर्ति मंत्री गांगुला कमलाकर ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो अपनी 6 गारंटियों को लागू करना उसके लिए संभव ही नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में शासन करने में विफल रही है, उसको राज्य में चुनाव आश्वासन योजनाओं को लागू करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र के नेता कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के बैनर तले तेलंगाना में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच गुप्त समझौता होने की बात पर मंशा जताई कि कांग्रेस का बी फार्म भाजपा कार्यालय में तैयार किया जाएगा, जबकि भाजपा का बी फार्म कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उपलब्ध होगा। 2018 के चुनाव में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को अखबार में विज्ञापन देने तक का मौका नहीं दिया गया। हालांकि उस समय सभी सर्वेक्षण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन बीआरएस राज्य में सत्ता में आ गई। बीआरएस ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में कांग्रेस नेता अंबिकापति के घर पर आयकर अधिकारियों द्वारा जब्त की गई 42 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में नकदी को तेलंगाना चुनाव में खर्च किया जाना था। बीआरएस ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वित्त पोषित करने के लिए तेलंगाना में 150 करोड़ रुपए से अधिक भेजने की योजना बना रही थी। यह आरोप वित्त मंत्री टी हरीश राव ने लगाया कि 150 करोड़ रुपए का एक हिस्सा पहले ही चेन्नई और हैदराबाद पहुंच चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दलों द्वारा स्मैक ग्रेस कहा जाता था क्योंकि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल थी। राव ने कहा कि अंबिकापति जो ठेकेदार भी हैं,
उन्होंने पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर ठेकेदारों से 40% तक कर वसूलने का आरोप लगाया था। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अब ठेकेदारों से 50% टैक्स वसूल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी बेंगलुरु में बिल्डरों से तेलंगाना टैक्स के रूप में प्रति वर्ग फुट 75 रुपए वसूल रही है। कांग्रेस पर केवल अमीर उम्मीदवारों को सीटें देने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोग ऐसी पार्टियों और गतिविधियों पर विश्वास नहीं करेंगे। मंत्री ने पार्टी पर बीआरएस नेताओं को चुनाव में उतारने की फिराक में रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर सकी है। इससे पहले मेडक के पूर्व कांग्रेस विधायक पाटलोला शशिधर रेड्डी पापन्नापेट मंडल के यूसुफपेट गांव में हरीश राव की उपस्थिति में भारत राष्ट्र समिति में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ राजनेता तुम्मला नागेश्वर राव के लिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसमें वह हाल ही में बीआरएस छोड़ने के बाद शामिल हुए थे। कहा जाता है कि वे पार्टी नेतृत्व से यह आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे कि उन्हें पलेयर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा, जहां वह 2018 का चुनाव हार गए थे। लेकिन स्पष्टता की कमी और टिकट की घोषणा में देरी नागेश्वर राव को असहज कर रही है। राज्य की राजनीति में 40 वर्षों के अनुभव के बावजूद नागेश्वर राव के लिए प्रतीक्षा अंतहीन लगती है और यह उनके अनुयायियों को भी परेशान कर रहा है। लेकिन उनके लिए कांग्रेस नेतृत्व के मन में बनाने तक का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी ओर ऐसी अफवाह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने नागेश्वर राव को खम्म विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है, जिस प्रस्ताव से वे सहज नहीं है। नागेश्वर राव उन खबरों से भी नाराज हैं कि पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी या उनके भाई प्रसाद रेड्डी को पलेयर में मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अगर प्रसाद रेड्डी को पलेयर से मैदान में उतारा जाता है तो श्रीनिवास रेड्डी कोठागुडेम से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि नागेश्वर राव के अनुयायी उनसे कांग्रेस छोड़कर टीडीपी में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही प्राथमिकता मिल सकती है जो श्रीनिवास रेड्डी को कांग्रेस में मिलती है। खम्म में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस नेताओं ने हैदराबाद में सीटें जीतने के लिए उनके समुदाय का समर्थन पाने के लिए 4 बार उनके आवास पर जाकर बड़ी ही चतुराई से नागेश्वर राव को फंसाया है, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए नहीं। ये भी कहा जाता है कि न तो नागेश्वर राव और न ही श्रीनिवास रेड्डी खम्म विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। इस तथ्य को देखते हुए कि निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस मजबूत है और स्थानीय विधायक परिवहन मंत्री पुववाड़ा अजय कुमार को जनता का समर्थन प्राप्त है। इस बीच सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया है। अगली खबर, वाईएस शर्मिला ने पिछले महीने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने रचनात्मक चर्चा का दावा किया था और केसीआर को हार की चेतावनी दी थी। वाईएस शर्मिला ने कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी से अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इन अटकलों पर विराम लग गया है कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए 4 महीने तक इंतजार किया गया। अब हमें केसीआर विरोधी वोटों को विभाजित करने के लिए कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गौरतलब है कि शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन भी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां वाईएस विजयलक्ष्मी और पति अनिल कुमार के चुनाव लड़ने की मांग हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वे भी चुनाव लड़ेंगी। मेरी मां ने कहा है कि वह मेरा समर्थन करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगी। जब मैंने अपनी पार्टी शुरू की तो उन्होंने ये दावा किया था कि वह मेरे साथ खड़ी रहेंगी। 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन पर अंतिम निर्णय सितंबर के अंत तक लिया जाएगा। पार्टी ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं बनता है तो पार्टी सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने वाईएसआर परिवार या राजन्ना राज्यम को राज्य में लाने के लिए 2021 में वाईएसआर टीपी की शुरुआत की। हालांकि उनकी पार्टी के पास अभी राज्य में चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। शर्मिला ने अपने प्रयासों के तहत 3800 किलोमीटर की राज्यव्यापी पदयात्रा निकाली थी। तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।